हाय गाइस, वेलकम टू जीनियस एकेडमी टीम। मेरा नाम है अंकित झा। तो करें शुरू। गैस, मैंने आपको गति के बारे में थोड़ा बहुत उस दिन बताया था। उसके बाद में एक चैप्टर है लाइट, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब मैंने शेड्यूल थोड़ा चेंज किया है। अब से आपको हमारे चैनल पर इस तरह के नोट्स मिलेंगे जो कि हैंड से लिखे हुए होते हैं। मतलब हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो सारा का सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा और आप पीडीएफ के फॉर्म में उसको निकलवा सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। ये पूरा इस तरह का है और बाद में जाकर आप उसको निकला लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास में नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने फिजिक्स है, अभी मैंने उसके 10 चैप्टर आपको दिए हैं। फर्स्ट है मापन यानी कि मेजरमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यही चैप्टर आपको 10th 12th 11 ये सबके लिए पढ़ना कंपलसरी है। और जो एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में आप जाते हो तो वहाँ पर भी आपसे कभी कभी मात्रक पूछ देता है, और हर पेपर में 1 या 2 मात्रक पूछता है। और ये आपको लाइफ में सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, उसके बाद में ये कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सेकेंड चैप्टर है कोटिमान एवं सार्थक अंक। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। एग्जाम के मैं लास्ट में आपको 100 क्वेश्चन दूंगा फर्स्ट सेकंड से, उतने में आपका पेपर पूरा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आता है मोशन यानी कि गति। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड न्यूटन के लॉ, इसी में आते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और उसके जड़त्व का नियम। जितने भी न्यूटन के तीनों लॉ इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, वेग विस्थापन त्वरण, सब मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार में इसको कंप्लीट कर देना, फिर लाइफ में कभी भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं एक बार ही आपको पढ़ाऊंगा। आप 9, 10, 11, 12 किसी में भी हो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर सेम है। उसके बाद में बल आएगा। बल 2 प्रकार के होते हैं, ये सब बातें इसमें चलेंगी। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद में थर्ड और फोर्थ, ये 3 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण आता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि भी इम्पॉर्टेंट है। बट जो 9, 10 है उस ऊष्मीय प्रसारण और ऊष्मीय विकिरण, ये चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बनते हैं अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे आते हैं इन 7 चैप्टरों से पूछे आते हैं, जो आपके एयरफोर्स में आता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो जो चीज़ें आप 9th या 10th में भी ही पढ़ लें, कि जो आपको बाद में पढ़नी ना पड़े। तो डिस्कशन क्लास थी ये, अभी इसमें आपके 10 चैप्टर हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा इनको निपटाने की, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ आप एक मेरे पर अपना भरोसा बनाए रखिए, आपको लाइफ में या कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैटर नहीं करता कि आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11 में हैं, 12th में हैं। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स में भी हैं तो भी आपको ये क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स कभी भी नहीं बदलती है। अब तक क्या था कि मैं आपको पढ़ाता था और चैप्टर वाइज नोट्स भी नहीं देता था। इसी के लिए व्यूज़ भी नहीं आते थे, बच्चे देखते थे वो दोबारा नहीं आते थे। बट हमने सोचा कुछ सुधार करना होगा अगर हमको ग्रो करना है तो। आप ये मत समझना हमारे पास में वाइट बोर्ड है, औरों की तरह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है तो हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको कभी भी मैं गारंटी देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। ठीक है, प्राकृतिक सबसे पहले आप लोग समझिए कि विज्ञान क्या है। तो प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन, ठीक है, और उनका परस्पर संबंध विज्ञान कहलाता है।
ये परिभाषा थोड़ी डिफिकल्ट होगी आपके लिए, तो थोड़ा इजी करते हैं। इसमें क्या है, प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन। अब प्राकृतिक परिघटनाएं क्या होती हैं, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहूँ सूखा पड़ गो, ठीक, उसके पीछे की कोई तो साइंस होगी कि भाई कैसे बाढ़ आया, या मान लो कि आप जीने से नीचे गिर गए, जो आपके घर का जीना है उससे आप फिसल के गिर गए, ठीक है, आप बाइक चला रहे थे, आपने एकदम से ब्रेक लगाया, बाइक रपटी और आप गिर गए, ठीक है। ये जितनी आप दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं करते हो, जितना देखते हो, एक तरीके से वो सब चीज़ साइंस है। मतलब समझे, प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन और परस्पर संबंध, एक रिलेशन उनके बीच में कहाँ पर चीजें कैसे रिलेट करती हैं, समझे, कि मतलब मेरे साथ में क्या घटनाएं हो रही हैं और उन पर मैं क्या संबंध निकल रहा है। अगर हम इनको मिलाकर एक मिक्सचर कर दें तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, वो चीज़ का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। समझ गए। एक परिभाषा और है, सोचते शुभ गंडथित, बट मैं सोचा कि ये थोड़ा अलग टाइप के लेके आऊँ आपके लिए, आप समझे। प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन एवं उनका परस्पर संबंध विज्ञान कहलाता है। अगर आपके एग्जाम में विज्ञान की परिभाषा पूछी जाती है, अगर आप इसको लेके आओगे पक्का टीचर आपको 2 नंबर देगा। आप पीडीएफ से वहाँ पर आपको पूरी परिभाषा मिल जाएगी। प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन, परस्पर संबंध, मेरे साथ मेरे बात कीजिए, प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन एवं उनका परस्पर संबंध क्या कहलाता है, विज्ञान। अब भैया इसकी परिभाषा तो जान गए, अब जो पढ़ने आए उसकी परिभाषा भी जान लेते हैं, समझ गए। फिजिक्स पढ़ने आए हो तो भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर द्रव एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, समझे। अब ऐसे समझो, भौतिक विज्ञान, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ, एक तो मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। भौतिक विज्ञान, अब इसको मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो वह विज्ञान जिसमें द्रव, ऊर्जा एवं अन्य वस्तुओं के बारे में बातें की जाती है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं उसकी अन्योन्य क्रिया का क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, समझे। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा एवं उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। वह विज्ञान जिसके अंदर उसकी द्रव एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत द्रव एवं ऊर्जा, ठीक। अब इसके लिए आप कुछ मत याद करो, ये एक बार नहीं याद हो रही कोई बात नहीं। क्या मैंने दिखा, द्रव, ऊर्जा, ठीक, इनकी क्रियाओं का अध्ययन, इनकी क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, द्रव विज्ञान कहलाता है। द्रव एवं ऊर्जा की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्य और ऊर्जा की भी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ। द्रव्य है वह वस्तु, ठीक है, जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है
जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं वो द्रव्य कहलाती है। अब एग्जाम्पल के लिए खुद को लो, आप हो घर की एक ज़मीन पे तो बोझ हो ही हो, घर की जगह भी घेरे हो, ठीक है, और कोई अगर आपको कूटेगा तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से आपका एक्सपीरियंस भी कहलाता कर सकता है। तो एक तरीके से आप भी द्रव्य हुए, समझे? नहीं समझे? वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें मास होता है, ठीक, इसको एम से डिनोट करते हैं, पीडीएफ में मास की जगह पर एम लिखा है, ये बात भी ध्यान रखता। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, माना कि ये सोनू है, ये सोनू है, जो इसके हाथ है ये इस बोर्ड पे जगह घेरा है और इसका कुछ वेट है, मतलब इसका कुछ द्रव्यमान है, तो ये द्रव्य कहलाएगा। समझे? अब थोड़ा बात कर लेते हैं ऊर्जा की तरफ भी। देखो, ऊर्जा की परिभाषा बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझे? कोई भी काम, अब ये मार्कर भी मैं अगर चला रहा हूं तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ऊर्जा खर्च कर रहा हूं। कोई काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल पे लिख लेना, मम्मी का कनपटी पे मारना, गर्लफ्रेंड को टाइपराइटर पे मैसेज करना, उसमें भी तो ऊर्जा लगती है। समझे? ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कोई काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो उसमें ऊर्जा लगेगी। मैंने ये किताब उठाई तो इसमें ऊर्जा लग रही है। समझे? इतना तो आप समझ ही गए होंगे, समझदार है। और ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो अनेक रूपों में व्यक्त है। अब तारा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ लाइटें लगी हैं, ये भी क्या कर रही हैं? एक ऊर्जा का ही रूप है। समझ गए? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो जैसे ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक, ये काफ़ी तरीके से फैली हुई है ब्रह्मांड में। हर जगह ऊर्जा है, कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं होता। अगर आपका जनरेटर चल रहा है, कोई रोड पे बाइक चल रही है, कोई कार चल रही है, तो वो भी क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है। आई थिंक इतना तो सब जितना मैंने आपको बताया क्लियर हो गया हो। मैंने आपको बताया विज्ञान की परिभाषा, उसके बाद में भौतिक विज्ञान, उसके बाद में अभी ये ऊर्जा की। अब कुछ मात्रक आपको बताऊंगा, लिख लेना, और कल ये आपको याद करके ज़रूर आना है। अगर ये मात्रक आप कल याद करके नहीं आओगे, ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। ठीक है? काफ़ी आपको पता होंगे। लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, और इसको प्रदर्शित करते हैं एम से। यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतीक। राशि, मात्रा, इसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम को हम सब केजी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आता है समय। समय का होता है सेकंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर, इसको बोलते हैं ए। ठीक, उसके बाद में आता है ताप, इसका होता है केल्विन, केल्विन।
इसको लिखते हैं के। अब इतना आप समझो, जो लंबाई होती है उसका मात्रक मीटर, इसको डिनोट करते हैं एम से। उसके बाद में द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, उसको केजी से करते हैं। उसके बाद में समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को ऐसे नोट करते हैं। उसके बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को ए से नोट करते हैं। उसके बाद ताप के बाद में केल्विन, केल्विन के। अब पता क्या, आप एक कोशिश करना घर पे कि 4-5 मात्रक डेली याद करना, तो आपका जो मात्रक है पूरा 1 महीने में निपट जाएगा। देखो कोशिश धीरे धीरे करो, एकदम ये नहीं कि हम आज ही में पहाड़ तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो धीरे से स्टार्टअप करो। आप खुद ही देखोगे कि आप एक दिन 10 मिनट पढ़ोगे, कल सोचोगे कि मैं 11 पढ़ूंगा, 12, 13, एक दिन तो होगा इस दिन मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। तो कोशिश करो, समझ गए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो डरते हैं उनकी कभी नौका पार नहीं होती। समझ ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मन हो तो शेयर कर देना।